इनकम टैक्स विभाग ने गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के करीब 23 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध माल ट्रांसपोर्ट की शिकायत मिलने के बाद की गई है। इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर छापा। कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में हड़कंप। राजधानी जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 23 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ अवैध तरीके से सामान ट्रांसपोर्ट करने के मामले में की गई। उदयपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने आज सुबह दबिश दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हेड ऑफिस है, जहां पर आप अंदर देख सकते हैं। फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है और सबसे पहले दस्तावेज कलेक्शन, डॉक्यूमेंट की जो सर्च है वो की जा रही है। आप देखिए कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें इनकम टैक्स टीम द्वारा अपनी कस्टडी में ले लिया गया। गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम कार्रवाई के लिए उदयपुर पहुंची। गोल्डन ट्रांसपोर्ट के हेड ऑफिस पहुंचकर सबूत जुटाए गए। सूत्रों की माने तो उदयपुर के ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव की कंपनी पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। सर्च किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको चेक किया जा रहा है, उसमें किस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखी जा रही है। आप देखिए कि 100 से ज्यादा गाड़ियों ने एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित कुल 3 राज्यों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची थी, जिसमें उदयपुर, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें सर्वाधिक ठिकाने उदयपुर के बताए जा रहे हैं। कुल 19 ठिकाने उदयपुर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। संभवतः बिना बिल के, बिना जानकारी साझा किए तो सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आयकर विभाग ने कुल 23 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उदयपुर में 19, जयपुर में 1, बांसवाड़ा में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी छापा मारा गया। बांसवाड़ा में आयकर विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव के छोटे भाई गोविंद सिंह राव पर शिकंजा कसा। आयकर विभाग की टीम के 8 से 10 सदस्य बांसवाड़ा में कमर्शियल कॉलोनी स्थित गोविंद सिंह राव की फर्म उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने फर्म के ऑफिस में पहले अलग अलग तरह के दस्तावेजों को कब्जे में लिया और उनकी पड़ताल की। फर्म पर कागजात खंगालने के बाद गोविंद सिंह राव के घर पर भी पड़ताल की गयी। सूत्रों की माने तो लंबे समय से आयकर विभाग को ट्रांसपोर्टर कंपनी के वस्तुओं के अवैध परिवहन की सूचनाएं मिल रही थी। माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल प्रारंभिक दौर है, इस कार्रवाई को पूरी होने में अभी कुछ समय लग सकता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। जयपुर एसओजी की टीम ने आज कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कमलेश कुमार मीणा अभी रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम कैरेज कारखाना उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर में पदस्थापित था। कल एसओजी ने आरोपी को पानीपेच तिराहा जयपुर से गिरफ्तार किया। पेपर लीक होने के मामले में जयपुर के सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी कमलेश कुमार मीणा के खिलाफ कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 से गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था। इसके बाद से आरोपी फरार था, जो अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के जॉन्सगंज अवधपुरी का रहने वाला है। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को यानी दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है।
मंदिर या मस्जिद की कहानी अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है। निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था। अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जबकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। लेकिन अदालत के फैसले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी की भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। ना अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे इनको मूर्ति ढूंढनी अगर पड़ गई तो आप बताओ देश में होगा क्या। अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता देश में जो चल रहा है। और इसमें मेरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इसके अंदर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग झुलस जाएंगे, देश के अंदर ये आग लगेगी, हम झुलसेंगे। और जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये किसका घर है, फिर वो सबके घर में लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका पर अपना एतराज जताया है। साथ ही कहा है कि ये याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 4-5 बच्चे वहाँ शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होता रहा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम मामले को लेकर रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी,
कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं लेगा। दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था। तब सीएम अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का अजमेर मामले पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है और इसीलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। पीएम मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि हमें संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सभी पक्षों को समझना चाहिए कि वहां पर स्थिति क्या थी। दरगाह की बात है तो उसके बारे में तो अभी वो न्यायालय में विचाराधीन है और मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सत्संग चालक आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सबने ये बात कही है कि हमें अब ज़्यादा विवाद पैदा नहीं करना है। हमें अब हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई संघर्ष की स्थिति पैदा करनी है, हम नहीं करना चाहते। लेकिन मैं उस वर्ग विशेष से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सब इतिहास पढ़ लें, जानकारी प्राप्त कर लें और जानकारी प्राप्त करके और स्वयं में आगे होकर के ऐसे कुछ निर्णय कर ले जिससे सद्भाव पैदा हो, बहुत अच्छा वातावरण बने। सीकर में आज एक पैंथर का आतंक देखने को मिला, जहां पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। इसके बाद एक घर के बाथरूम में यह छिप गया, लेकिन वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर लिया। खत्म हुआ खूंखार पैंथर का आतंक। कई घंटे तक मचाता रहा दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। सीकर के स्वामियों की ढाणी में कई घंटे तक आतंक मचाने वाले पैंथर को वन विभाग ने आखिरकार रेस्क्यू कर लिया। करीब 4 घंटे तक वो नर्सिंग ऑफिसर के घर के बाथरूम में छिपा रहा। घर के फर्स्ट फ्लोर पर नर्सिंग ऑफिसर के माँ बाप फंसे रहे। जयपुर से आई टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया। हालांकि उसे 1.5 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। टीम पैंथर को अपने साथ ले गई, जहां उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पैंथर एक घर में घुसा, जिसके बाद घर का मालिक चिल्लाते हुए बाहर भागा। इसके बाद लेपर्ड भी पास में ही एक वर्कशॉप में घुस गया, जहां उसने अखिल नाम के मैकेनिक को हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पैंथर कॉलोनी की गलियों में कुछ देर दौड़ता दिखाई दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पैंथर के रेस्क्यू के लिए जयपुर से टीम करीब 2 बजे सीकर पहुंची, जहां आधे घंटे के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शहर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
राजस्थान में संभावनाएं अपार, उम्मीदों को मिलेगा नया विस्तार। मिट्टी की सुनिए पुकार, निभाइए सरोकार। सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और हमारे वो अपना नामांकन उसमें करें और आराम से उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। हमें सभी को आमंत्रित किया है। विकास का स्वप्न शून्य में नहीं बल्कि धरातल पर उतरकर ही साकार किया जा सकता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। दरअसल सूबे की सरकार राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सीतापुर, जवाहर सर्कल, जीआरएन मार्ग का जायजा लिया। सीएम ने शहर की साफ सफाई, ब्यूटिफिकेशन और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है, उसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। आप सभी को पता है कि सरकार ने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान का प्लान किया है और आप देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में हमारे कई कंट्रियों के लोग आ रहे हैं और कई देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। पहली साल में ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है। सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन में होने वाले निवेश करारों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और इन अपार संभावनाओं को देखते हुए हर क्षेत्र में राजस्थान को आगे लाने के लिए और जो संकल्प पत्र के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है। आपको बताते चलें कि 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा। समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हमारी सरकार संकल्पित है उनके लिए काम करने के लिए और मैं आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता के बीच में जो बातें हमें कही हैं, हमने जो उनके बीच में जो संकल्प पत्र रखा है, हमारी सरकार समय रहते हुए उसको पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ग्लोबल समिट में राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका दिखाई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार 1 साल में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कामयाब रही है, यह कहना है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि उपचुनावों में सरकार के कामकाज पर मोहर लगी है। साथ ही ERC की योजना का शिलान्यास दिसंबर में होने जा रहा है। तो वहीं संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है।
मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक साल जो सरकार का आपने कहा है कि जो बेमिसाल है, किस तरीके से इस एक साल को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है? देखिए, सरकार तो सर्विस डिलीवरी करती है जनता के लिए, और एक साल का जो कार्यकाल हमारा है, अब तक जो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उस पर अभी हाल ही में हुए उपचुनावों में जनता ने उन पर मोहर लगा दी। जनता ने कहा है कि हाँ, अब प्रदेश प्रगति कर रहा है, प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है, आम जन की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री खरा उतर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को लेकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार के स्तर पर जो काम करने थे, उन सभी कामों को करके धरातल पर उतारा गया। रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश लाकर राजस्थान में रोजगार के अवसर सृजन का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपराधियों पर कठोर प्रहार कर, पेपर लीक माफिया पर प्रहार कर, संगठित अपराध करने वाले लोगों को जेलों में पहुंचाने का काम कर, आम जन को शांति व्यवस्था कायम करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक मिसाल कायम की है। ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री। इन्होंने कहा है कि अपराधियों के ऊपर कड़ा से कड़ा जो अंकुश है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हीरालाल चौधरी के घर पर कार्रवाई की गई है। ईडी की तरफ से सांगरिया स्थित निवास पर एक कार्रवाई हुई है। 37.5 लाख रुपए नगद बरामद किए। हीरालाल का बेटा राकेश घर से फरार भी हो गया है। ईडी की अधिकारी अभी भी घर पर तलाशी ले रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले में कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। चंद्रशेखर से और बात करते हैं। चंद्रशेखर, कुछ पता चल पाया? ईडी के अधिकारी क्या कुछ अभी पता लगा पाए हैं? देखिए, जो बात करें तो ये जो मामला है ऑनलाइन ठगी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो हीरालाल चौधरी है, जिसके घर पर कार्रवाई की गई है, सांगरिया स्थित निवास पर कार्रवाई की गई है। करीब 37.5 लाख रुपए जो है वहां पर नगद बरामद हुए। हीरालाल का जो बेटा है, जो कि मास्टरमाइंड माना जाता है इस पूरे खेल का, राकेश, वो घर से फरार है। ये जानकारी सामने आई है कि करीब 60 से 70 लड़के जो है उसके अंडर में काम करते हैं, जो ऑनलाइन ठगी के कारोबार से जुड़े हैं। ऑनलाइन ठगी का कारोबार को देश भर में अंजाम दे रहे हैं। एक बड़ी रकम और हासिल होने की उम्मीद है। जब वो मुख्य आरोपी राकेश गिरफ्तार हो जाएगा तो उसके बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। घर पर फिलहाल अभी तक छापेमारी जारी है। जी, अच्छा, मतलब ये हीरालाल जो है ऑनलाइन फ्रॉड के काम में लिप्त हैं और इन्होंने पूरा एक बाकायदा गिरोह तैयार कर रखा है और उसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई है। देखिए, जो हीरालाल है वो मुख्य अभियुक्त जो राकेश है उसके पिता है। अच्छा। हीरालाल का मकान जो है, जो फेमस है सांगरिया में, एक बड़ा बंगला है इनका। हाँ। तो हीरालाल के मकान पर जो कार्रवाई की गई उसके इस दौरान जो मुख्य अभियुक्त राकेश है वो जो है फरार है। फिलहाल जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि उसका पिता भी उसमें संलिप्त है या नहीं। ये बताया जा रहा है कि 60 से 70 लोग जो है उसके अंडर में काम करते हैं, और वो कौन कौन है, कौन सी फहरिस्त है उनकी, उसकी भी जानकारी जो है सीबीआई जो ईडी द्वारा है लगातार जुटाई जा रही है। और ईडी ने एक बड़ा नगद राशि यहाँ पर जो है हासिल की। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, देश विदेश से पैसा लाना ले जाने का काम भी ये लोग करते हैं। जी हाँ, जैसे रकम आपने बताया 37 लाख के करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि रकम मिली है। ये ईडी की टीम कितनी देर पहले पहुंची है यहाँ पर, और लगता है कि ये देर तक चलेगी कार्रवाई? राजस्थान पुलिस के हैं ये पुलिसकर्मी जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, या फिर सेंट्रल पुलिस से ये मदद ली गई है ईडी की तरफ से? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सुबह जो है टीम आ गई थी। हालांकि लीक जो है शाम तक ये कार्रवाई का जानकारी जो बाहर आई, जो सांगरिया थाना पुलिस है उसकी मदद जो है ली गई है। जो स्थानीय पुलिस है उसकी मदद जो है ईडी के द्वारा ली गई है। और जो सांगरिया पुलिस के जवान वो दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़ी नजर रखें इस पूरी खबर पर, महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया चंद्रशेखर आपका। एक कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा, सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या?
खेला हूं मैं सदा आग से अंगारों के गांव में, मैं पलता फलता आया जहरीली फुफकारों की छांव में। इतने कांटे चुभे कि तलवे मेरे छलनी हो गए, चलने का जोश है भला फिर भी मेरे पांव में बहुत है, बढ़िया कि मुझे मार दे। नहीं मौत में दम इतना, कब्र मजारों की औकात है क्या। सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या। तो शायराना अंदाज, अब अपना दर्द, अपनी बातों को किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ इस अंदाज में प्रकट किया है। तो जब से उनके भाई चुनाव हारे हैं दौसा का जगमोहन मीणा, उसके बाद एक्स पर ही, सोशल मीडिया पर ही ये अपने पोस्ट करते हुए किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं। इससे पहले जिस दिन हार हुई थी, नतीजे आए थे, 6 पोस्ट एक साथ किए, ये पोस्ट भी आया है। देखिए किरोड़ी लाल मीणा का ये पोस्ट, कब्र मजारों की औकात है क्या, सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है। किस तरफ है ये, किस सूरज की बात कर रहे हैं, चांद सितारों की औकात है क्या। तो ये साफ कह रहे हैं कि सूरज मुझसे आंख मिलाने से घबराता है, तो चांद सितारों की औकात क्या है। सूरज कौन, चांद कौन, सितारे कौन, ये तो किरोड़ी लाल मीणा ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी, किरोड़ी लाल मीणा का दुख, उनका दर्द, टीस कसक किस कदर है जो बयां हो रही है इस पोस्ट के जरिए। तो किरोड़ी लाल मीणा का यह पोस्ट, खेला हूं मैं सदा आग से अंगारों के गांव में, मैं पलता फलता आया जहरीली फुफकारों की छांव में। बता रहे हैं अपने आप के बारे में, इतने कांटे चुभे कि तलवे मेरे छलनी हो गए। बता रहे हैं अपने संघर्ष के बारे में, बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। चलने का है जोश भला और बहुत है बढ़िया कि मुझे मार दे। तो साफ ये इशारा भी कर रहे हैं कि मौत में इतना दम नहीं कि मुझे मार दे, यूं इतनी आसानी से मैं मौत को के साथ चला जाऊं, मैं मौत को मात देना जानता हूं। ये बहुत ही दार्शनिक अंदाज कहिए, एक ऐसा अंदाज, इन लाइनों में किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये किसके लिए कहा है। पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर से राजस्थान को छोड़े जाने वाली पानी का हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यह बात पंजाब द्वारा राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी की 15 दिन में माप के बाद सामने आई है। यह बात पानी की माप रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया। साथ ही संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले चंडीगढ़ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान की ओर से कम पानी मिलने का मुद्दा उठाया गया था। राजस्थान ने कहा था कि हरियाणा भाखड़ा मेन लाइन से उचित तरीके से पानी नहीं छोड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के एक तरफा चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, जो अच्छे लोगों को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसे में जब मुख्य विपक्षी दल भी यह मुद्दा उठा रहा है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे याद है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, जो बीजेपी नेता ही हैं, ईवीएम के खिलाफ में। और उस वक्त पहले मुझे याद है कि शायद ये जितने नेता बीजेपी के अडवाणी साहब सहित ये भी खिलाफ ही बोलते थे। वो जमाना ये था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस ईवीएम में वीवीपैट लगा दो। फिर 15-20 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने असेसमेंट किया होगा केस सुन करके कि भाई इसमें टेम्परिंग हो सकती है, तभी तो कहा भाई एक्स्ट्रा वीवीपैट मशीन लगाओ, तभी तो कहा होगा। एक तो ये पॉइंट है। और वीवीपैट लगाने के बाद में भी शिकायत आ रही है। तो मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता का विश्वास होना जरूरी है, जो भी सिस्टम हो, चाहे पेपर का हो चाहे वो ईवीएम का हो। अब अमेरिका, इंग्लैंड सहित सब मुल्कों में पेपर पे वोटिंग होने लगे, पहले मशीनें होती थी वहां पे भी। अलवर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में मौजूद महिला टीचर ने स्कूली बालिकाओं से मारपीट की, जिसका इस पूरे मामले में लड़कियों से मारपीट करने वाली महिला टीचर अभी फरार चल रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद लड़कियां रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को इस बारे में जानकारी दी।
बालिकाओं के परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल में जमकर हंगामा किया। मैं ये अभी स्कूल के पीछे काम कर रहा हूँ। मैं मिस्त्री काम करता हूँ चिनाई का। तो मेरी बच्चे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो मेरे पास में दोनों बच्चे आई, मेरी एक तानी और ये दिव्या। दोनों बच्चे मेरे को रोती रोती आई है कि मैडम मुझे मार रही है, दीवार में सर दे रही है और पीट रही है हमारे को। मैंने इससे ये पूछा था कि मेरे बच्चा क्यों मारा आपको, क्योंकि हमने पुलिस वाले अंकल को कुछ गवाही दी थी, हमने उनसे कुछ बोला था, इसलिए हमारे को मैडम मार पीटी करी हमारे को और स्कूल के सारे क्लास के सारे बच्चों को मारा है। तो कल फिर पीछे से कोई महिला है हमारे, जिनके एक बच्चा यहाँ पढ़ता है पहली में और दूसरा बच्चा वहाँ पढ़ता है आंगनबाड़ी में, तो उनकी वजह से झगड़ा हुआ। हाँ, मेरे को भी, मैं तो क्या उस क्लास में था, बच्चों की हाजिरी ले रहा था, तो बच्चे रोते रोते, फिर मैडम एकदम मूवमेंट, मैंने कहा मूवमेंट में डाल के जाना, तो मूवमेंट में डाला और कोई ये पता नहीं कि कहाँ जा रही है, बस जाने का टाइम डाला 11 बजे और फिर चले गए, ये नहीं कि कहाँ जा रही है। सोनी मैम ने मारा। कितने बच्चों को मारा? सब बच्चों को मारा। किस बात को लेकर? हमने पुलिस अंकल से उसकी बात बोल दी, इसलिए। क्या रोज क्या हो रहा है स्कूल में? मारती है रोज। सर वो तो मतलब कि बच्चों को एक तरह का माहौल बना रखा है कि इतनी लड़ाई हो गई, उसके बाद भी ऐसे बोल रही है बच्चों से तालियां बजाओ, कितना अच्छा प्रोग्राम रहा। बच्चों को मारती पीटती हैं, एक एडजस्ट 40 बच्चों को एडजस्ट नहीं कर सकती सर। अगर अपन कोई प्राइवेट स्कूलों में भी काम करें तो एक क्लास में ही रहते हैं इतने बच्चे, वो पूरी क्लास को नहीं संभाल पाते। झुंझुनू में तगादा पैसों का करने का एक युवक को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि रात को रुपयों के लेन देन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद पिकअप गाड़ी में सवार होकर 10 से ज्यादा लोग उस युवक के घर पहुंच गए, उसके साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान परिवार की महिलाएं पुलिस से मदद नहीं मिलने की बात कह रही हैं। रात के समय घर में घुसकर ये मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने एसपी के समक्ष पेश होकर मामले को लेकर परिवाद देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कि पिकअप चलाते ना बुढ़ा के लेके फिर ये ना काम करता करता बोले मैंने यार पैसा दे, मेरा घर खर्चा को नहीं, पैसा लेना गया तो छोरा में गाड़ी गुलेज काटने लगे, फिर फोन पर काटने लगा, फिर मोली भाई जी यहाँ क्या करो, बोले मैं आ रहा 12 तेरे बेटन 12 काट जान से मारूंगा। फिर 20 जना, हाँ, एक पौनियो, एक अपना अजियो, एक राजियो और एक सोनू, 3 पिकअप भर के लेकर आया, लाठी और सरिया हवा का कने, और मेरा कुआड़ कूड़ ईंट वाठे सारे फेंकना के बोले जान से मारेंगे, हमारी एक गोली बिक जाएगी, हमारी गाड़ी बिक जाएगी, पर इन्होंने जान से खत्म करांगा और बोले तो खून करांगा इन्हों का जान से। बोले अच्छा, मेरा रात ने मैं पुलिस ने फोन कराया ना 100 नंबर पर, तो भी मेरी पुलिस सुनाई कौन करी, बोले मैं क्या कर सका। बीकानेर के पूर्व राज परिवार में प्रॉपर्टी विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराई गई है। हालांकि विवाद के बीच राजश्री कुमारी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिद्धि कुमारी पर राजनीतिक पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। थाने पहुंचा बीकानेर राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद। बिछवाल थाने में बुआ भतीजी के खिलाफ एफआईआर। विवाद के बीच राजश्री कुमारी का बड़ा बयान। सिद्धि कुमारी पर पावर के मिसयूज का आरोप। अरबों की संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राजश्री कुमारी के बीच का विवाद अब खुल करके सामने आ गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बिछवाल थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। विवाद के बीच महाराजा करणी सिंह की बेटी राजश्री कुमारी ने सिद्धि कुमारी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। राजश्री का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए भारत सरकार। ये कांग्रेस नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से कहा गया और उन्होंने मांग करते हुए कहा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भारत सरकार उठाए। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों में सुरक्षा खतरे में है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। हिंदुओं की और मंदिरों की सुरक्षा खतरे में है।
इस्कॉन के बहुत बड़े संत चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप जानते हैं बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है। यही आप जब 70s में जाओगे तो जब इंदिरा गांधी जी को ये पता चला था, उस वक्त हिंदुओं पर बड़े जुल्म हो रहे थे। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जब जुल्म होने लगे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में अपनी फौजों को उतारा और उसी वक्त बांग्लादेश बना और हिंदुओं की सुरक्षा सुरक्षित की। इंदिरा जी आयरन लेडी थी, जब भी एक्शन लेकर दिखाती थी। बीजेपी के लोग रोज यहाँ पे हिंदुस्तान में नाटक करते हैं जहां हिंदू खतरे में नहीं है, वहां डराते हैं लोगों को। हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद की बात करते हैं। हिंदुओं को डराकर भारत की पूरी सरकार ले ली गई, डबल इंजन की बना ली, सारे इंजन ले लिए, पूरी भारत सरकार ले ली। तो भाई साहब कुछ मदद भी कीजिए।